Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. एक चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग बैंकिंग का और आज मैं उसका आपको आखिरी वीडियो देने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है बाय द वे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए जरा बात शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो क्रेडिट को कंट्रोल करेगी विद अ व्यू टू चेक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। जो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या कहता है ये इंस्ट्रूमेंट? ये इंस्ट्रूमेंट बोलता है कि हमारे पास अगर कोई चेंज इन पॉलिसी रेट्स और पॉलिसी रेशियो होंगे या कोई ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा। मतलब कि जरा पहले बात करते हैं पॉलिसी रेट में। हमारे पास दो तरह के पॉलिसी रेट्स हैं। जो पहला पॉलिसी रेट है उसका नाम है बैंक रेट और जो दूसरा पॉलिसी रेट है उसका नाम है रेपो रेट। बैंक रेट के अंदर जो लोन ऑफर करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के। मतलब कि अगर किसी कमर्शियल बैंक लोन लेना है सेंट्रल बैंक से तो उसको कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करनी पड़ेगी, उसको अपने फटाफट कमर्शियल बैंक को लोन दे देगा हमारा सेंट्रल बैंक। अगर आपको एक कमर्शियल बैंक को अभी पैसा चाहिए, इमीडिएट कैश क्रंच है, तो आपको फटाफट हमारे सेंट्रल बैंक से लोन मिल सकता है। आपको कुछ भी उनको पलट के वापस सिक्योरिटी के फॉर्म में नहीं देना। वही रेपो रेट में क्या होता है, एक कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मतलब इसका अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आप अपनी कुछ सिक्योरिटीज उनको दोगे, बेच दोगे और बाद में एक एग्रीमेंट होगा कि यही सिक्योरिटी हम उनसे कुछ समय बाद खरीद लेंगे। अगर हम इन रेट्स के बारे में बात करें तो अगर सेंट्रल बैंक इन रेट्स को बढ़ा दे, मतलब रेपो रेट या बैंक रेट का जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसको बढ़ा दे तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि कमर्शियल बैंक्स के लिए इस लोन को लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। कभी भी सेंट्रल बैंक के पास जाना एक्सपेंसिव हो जाएगा। उन्हें पता है कि अब अगर सेंट्रल बैंक के पास अगर हम लोन लेंगे तो महंगा पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा। और अगर वो उसको लेने जाते भी हैं तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अगर वो इसी पैसे को, इसी लोन को ही आगे किसी और अपने कस्टमर को लोन के फॉर्म में देना चाहे तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट महंगा पड़ जाएगा। भाई पीछे से महंगा लोन मिलेगा तो इम्प्लाइड आके वो भी लोन का रेट बढ़ा देंगे। ये डिस्करेज करेगा। क्या डिस्करेज करेगा? हमारे कमर्शियल बैंक्स को कि वो ये वाला लोन उठाएं। और वो क्या करेंगे? वो अपने कैश रिजर्व्स बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देंगे। उनको लगेगा कि हमारे पास खुद का पैसा ज्यादा हो तो बेटर है। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व बढ़ाएगा तो इम्प्लाइड है वो लोन कम देगा। और हमारी इकोनॉमी में अगर कभी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग को अपने एग्रीगेट डिमांड को घटाना होता है। अगर कैश रिजर्व इंक्रीज हो रहे होंगे तो इम्प्लाइड है कि कमर्शियल बैंक लोन कम कर देंगे, मतलब वो मार्केट में लोन ज्यादा नहीं दे रहे। अगर मार्केट में लोन ज्यादा नहीं आ रहा है तो इम्प्लाइड है एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड के कम होने का मतलब है इन्फ्लेशन का कंट्रोल हो जाना। तो सिंपल सी बात थी, हमारे सेंट्रल बैंक ने रेट को बढ़ा दिया। उस रेट के बढ़ते ही हमारे जो कमर्शियल बैंक थे उन्होंने लोन देना कम कर दिया, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। वहीं अगर डिफ्लेशन चल रहा होगा तो उससे क्या होगा? अगर डिफ्लेशन चलेगा तो हम लोग को जस्ट इसका अपोजिट करना है। मतलब कि अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो हम उन्हीं रेट्स को कम कर देंगे। राइज इन बैंक रेट या रेपो रेट एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक के लिए कि उनको अपने वॉल्ट कैश रिजर्व्स, मतलब जो वॉलंटरी कैश रिजर्व्स है उनको बढ़ा देना है। इससे उनका रिड्यूस हो जाता है फंड फॉर क्रेडिट क्रिएशन। ऐसी तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। राइज इन बैंक रेट या रेपो रेट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि अगर बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर पीछे से महंगे पे लोन लोगे हमारा कमर्शियल बैंक तो आगे में महंगे पे लोन देगा। लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर कई लोग लोन लेने से पीछे हटने लग जाएंगे। इसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। वहीं डिफ्लेशन में इन सभी रेट्स को कम कर दिया जाता है। इससे बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाती है। फिर आता है चेंज इन पॉलिसी रेशियो। पॉलिसी रेशियो यहाँ पर दो तरीके से है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर का मतलब हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज पुराना वाला वीडियो उसका जरूर देखिए। क्रेडिट क्रिएशन ऑफ हमारा जो डिपेंड करता है बैंक्स का, वो सीआरआर पे डिपेंड करेगा। एक बैंक के पास अगर सीआरआर ज्यादा होगा तो बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। तो अगर इन्फ्लेशन आ रही होती है, इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन हमारे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? इस केस में हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो सीआरआर और एसएलआर, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को बोलता है
कि सीआरआर और एसएलआर दोनों के रेट बढ़ा दिए गए। मतलब बैंक को ज्यादातर पैसा अपना जो कैश रिजर्व्स हैं वो सीआरआर और एसएलआर में ब्लॉक करना पड़ जाएगा। जब सीआरआर और एसएलआर बढ़ जाता है तो इससे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है, जो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन है, वो कम होने लग जाता है। इंप्लाइड एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। आप लोन कम देंगे तो डिमांड भी कम आएगी इकोनॉमी के अंदर। जैसा बोला गया, सीआरआर इज रिड्यूस, बैंक के पास कम रिजर्व है जिससे उनके पास क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो उनकी वो हमारी, अगर सीआरआर कम हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी, सीआरआर बढ़ रहा है तो वहीं हमारा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो वो कम होने लग जाएगी। वहीं एसएलआर के अंदर बोला गया कि उनको ब्लॉक करना पड़ता है अपने कैश रिजर्व को इन लिक्विड असेट्स टू कंप्लाई विद एसएलआर। जब एसएलआर इंक्रीज होता है तो कई फंड्स को ब्लॉक करना पड़ता है जो रिड्यूस करेगा उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। जब एसएलआर डिक्रीज होता है तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है फंड्स जो इंक्रीज करेगा उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन रेट को इंक्रीज करने और डिफ्लेशन के समय पर इनको डिक्रीज करना हमारे लिए सबसे बड़ा काम होता है। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब है जब हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करती है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमारे जो कमर्शियल बैंक, हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेंगे, वो इनको सेल या परचेज करेंगे। इन सिक्योरिटीज को जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हम लोग मार्केट से लिक्विडिटी को सोक कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग हमारा सेंट्रल बैंक बुलाते हैं, ये गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज को आरबीआई के थ्रू मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आरबीआई जो मार्केट के अंदर इशू करवा देता है। अब इसमें होगा क्या कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है इनके ऊपर दो तरह के फर्क पड़ते हैं। कमर्शियल बैंक एक तो अपना भी खुद का कुछ फंड, ओन फंड्स भी इन सिक्योरिटी को परचेज करने में लगा देंगे, इन सिक्योरिटी को परचेज करेंगे। दूसरा, लोग भी अपना पैसा, जो जनरल पब्लिक है वो भी अपना ज्यादातर पैसा जो है वो बैंक से विड्रॉ करके इन सिक्योरिटीज को परचेज करने में इस पैसे को लगा देंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 100% हमारी रिस्क फ्री होती है और इस पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तो कई लोग इस पे पैसा लगा देते हैं। इससे बैंक जो है वो शॉर्ट ऑफ फंड्स में पड़ जाएगा। मतलब जो कमर्शियल बैंक है उसका पैसा जो है पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि उसका ज्यादातर पैसा तो उन सिक्योरिटीज में लग गया, लोगों ने भी अपना पैसा विड्रॉ करके उन सिक्योरिटीज में लगा दिया। इससे उसका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो पहले से कम हो जाएगा और उसी से एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरने लग जाती है। कुछ यही बात यहाँ बोली गई। उसके बाद जब हम लोग कुछ समय बाद जाके जब हमारा जो आरबीआई है वो इन्हीं सिक्योरिटीज को ही रीपरचेज कर लेता है एक बड़े रेट पर। मतलब अगर इशू 90 रुपए का किया रहा तो वापस 100 रुपए में खरीदेगा। जैसे ही मार्केट में ये सिक्योरिटी वापस से खरीदी जाती है, हमारे कमर्शियल बैंक और हमारे जनरल पब्लिक दोनों का ही ढेर सारा पैसा उनके पास वापस आ जाता है और इससे अगेन मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाती है। ये कड़वी दवाई है जो कि बहुत ही छोटे पीरियड के लिए दी जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो उसमें आया क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या कहता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट? ये कहता है पहला तो मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है जी मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट रेफर्स टू द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो ऑफर करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट इट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम लोग को इंक्रीज करना होता है, हेंस फ्लो ऑफ क्रेडिट भी रिस्ट्रिक्ट होता है इन्फ्लेशन के समय पर। वहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करना होता है जब फ्लो ऑफ क्रेडिट हमारा कम हो रहा होता है। अगर हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो सिंपल सा रूल ये बना देता है सेंट्रल बैंक के कहने पर कि अगर आपको कोई लोन लेना है तो उसमें लेट अस से वो कहते हैं कि 20% आपका मार्जिन है, मतलब 20% आप अपना खुद का पैसा लगाओगे, 80% आपको देंगे। लेट अस से आपने घर लेना है 1 करोड़ का, तो 20 लाख रुपया जो बोरोवर है उसे अपनी जेब से लगाना है और 80 लाख रुपए का उसको लोन मिल जाएगा। वहीं अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम लोग हटाकर 30% कर दे, हटाकर हमने इसको 30% कर दिया, तो इसका मतलब है अब आपको 30 लाख रुपए खुद लगाने, 70 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा। कई इससे बोरोवर डिस्करेज हो जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना ज्यादा फंड यहाँ पर अभी फंसा सके, तो इसी वजह से ही एग्रीगेट डिमांड कम होने लग जाती है। देन कम्स राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है कोटा फिक्स कर देना। यहाँ पर हमारे कमर्शियल बैंक इन्फ्लेशन के समय पर कुछ कोटा फिक्स कर देते हैं, मतलब कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को लोन नहीं देंगे, कुछ कंज्यूमर एक्टिविटीज को लोन नहीं देंगे, सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए लोन देंगे। इससे भी लोन्स पे कंट्रोल होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है। देन मॉरल सुएशन। यहाँ पर सेंट्रल बैंक एक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे कमर्शियल बैंक्स पर कि आपको हमारे डायरेक्शंस मानने पड़ेंगे। जनरली कमर्शियल बैंक इन डायरेक्शंस को इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कभी इसको इग्नोर किया
तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। हाउएवर जब डिफॉल्ट अगर वो कभी कर दे तो सेंट्रल बैंक उनको पेनलाइज भी कर सकता है और डीरिकॉग्नाइज भी कर सकता है। इसलिए कमर्शियल बैंक इनके डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं और जब बैंक्स पे प्रेशर क्रिएट करा जाता है तो वो लोन देने से पीछे हटने लग जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था बैंकिंग का। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। 4 वीडियोस हैं, अगर आपने कोई भी इसका वीडियो मिस किया है तो उसको जरूर जाकर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर दबाइएगा। मैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वेट कर रहा हूँ, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।